Good morning, students. Today we will continue the chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. एक लेक्चर में हम थोड़ा स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, चैप्टर को. अब हम आगे बढ़ेंगे. In this lecture we will learn about angles and its types, measuring angles and perpendicular lines. हम ये टॉपिक आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. Let's start. फर्स्ट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स. ये नाम आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो ना. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. राइट एंगल आपको पता है, 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल, है ना. द एंगल whose measure is 90 degree is called right angle. और जितने भी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इट मींस 0 डिग्री टू 89 degree, these all are acute angles. An angle smaller than a right angle is called an acute angle. When the hour end of a clock moves from 12 to 2, the angle between the two position of the hand is an acute angle. देखो, जब 2 बजते हैं ना घड़ी में, मतलब मिनट हैंड 12 पर हो और आवर हैंड 2 पर हो, तो जो एंगल बनाती हैं दोनों हैंड्स मिलके, दिस इज एक्यूट एंगल बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री, है ना. ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं? एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल एंड स्मॉलर देन अ स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. वो एंगल जो राइट एंगल से बड़ा होता है लेकिन स्ट्रेट एंगल से, स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री. देखो अब यहां पर मैं आपको बताऊं, सी ये क्लॉक है, ठीक है ना. यहाँ पे होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 9. अभी हमने यही 4 नंबर मैंने लिए हैं, ठीक है. अगर आवर एंड 12, मिनट हैंड 12 पर है और आवर एंड 3 पर है, तो कितने डिग्री का एंगल बना ये? 90 डिग्री. दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री राइट एंगल. तो हम इसे बोलेंगे राइट एंगल. और इसके अंदर के जितने भी एंगल होंगे स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है. अब देखो, हाँ, नाउ ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल, जो राइट एंगल से बड़ा होता है लेकिन स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल. अब जब अगर एग्जैक्ट 6 बज जाए, आवर एंड अगर 6 पे आ गई, तो ये क्या बन गया? ये 90 प्लस 90 180 डिग्री. तो दिस इज स्ट्रेट एंगल, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. और हाफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब कोई चीज जब एक जगह से चलना शुरू करे और घूम के वापस उसी जगह पे पहुंच जाए, तो 1 राउंड बोलेंगे ना, कंप्लीट एंगल, पूरा राउंड एक लगा दिया उसने, तो ये पूरे राउंड का हाफ हुआ ना, दिस इज कॉल्ड हाफ रिवॉल्यूशन. इसे हम क्या बोलते हैं? हाफ रिवॉल्यूशन. तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाफ रिवॉल्यूशन. तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो होता है राइट एंगल से बड़ा, मतलब राइट एंगल से बड़ा लेकिन 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल से छोटा, मतलब यहां से लेके यहां तक जो जितने भी एंगल बनेंगे ऐसे, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल. समझ में आया ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं. दीज एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है. अब नेक्स्ट देखेंगे. ओके, next, see, when the hour end of a clock moves from 12 to 5, the angle between the two position of the hand is an obtuse angle. मैंने आपको बताया ना, greater than right angle and smaller than straight angle. जब हमारी hour end 12 से 5 पे move कर जाए, तो जो क्लॉक जो इसमें एंगल बना, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. अब आता है रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन अ स्ट्रेट एंगल बट लेस देन अ कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मतलब पूरा एक राउंड, 1 रिवॉल्यूशन, है ना. 12 से आवर एंड मूव करते करते वापस 12 पे पहुंच जाए, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल.
तो रिफ्लेक्स एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है, यहां से घूमना शुरू किया उसने और यहां तक पहुंचा, मतलब स्ट्रेट एंगल से बड़ा लेकिन कंप्लीट एंगल से छोटा. This angle is called reflex angle. When the hour end of a clock moves from 12 to 7, the angle between the two position of the hand is a reflex angle. समझ में आया? 5 टाइप्स के एंगल हमने पढ़े, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, straight angle and reflex angle. Right angle means the angle whose measure is 90 degree is called right angle. See, this is right angle. ठीक है, ये रे बनती है, this is right angle. और angle whose measure is less than 90 degree is called what? Called acute angle, है ना? The angle whose measure is greater than right angle and smaller than straight angle is called obtuse angle. ठीक है, and this is straight angle. This is straight angle. 180 degree is called straight angle. And reflex angle. Reflex angle कैसे बोलते हैं? The angle like this. यहाँ से this angle is called greater than straight angle and smaller than complete angle is called reflex angle. समझ में आया? चलो आगे देखते हैं. तो ये हमने एंगल्स के टाइप्स पढ़ लिए. अब क्वेश्चंस एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 5.3. मैच द फॉलोइंग. स्ट्रेट एंगल लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ अ रिवॉल्यूशन. तो क्या होगा इसका? स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका फर्स्ट का ऑप्शन क्या हुआ? सी. आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप खाली फर्स्ट का और मैच के स्ट्रेट एंगल, उसके आगे उसका आंसर हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऐसे नोटबुक में लिखोगे. राइट एंगल, राइट एंगल मींस 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. मैंने आपको बताया ना कि ये होता है हाफ रिवॉल्यूशन और हाफ का हाफ 1/4 रिवॉल्यूशन. तो राइट एंगल मींस राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन इज 90 डिग्री. सेकंड का टी. एक्यूट एंगल लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन का आधा, जैसे ये है ना? ये क्या हुआ? हाफ रिवॉल्यूशन, है ना? दिस इज हाफ रिवॉल्यूशन और हाफ का हाफ क्या हुआ? 1/4. दिस इज 1/4. फ्रैक्शन में भी आप पढ़ते हो ना, एक फुल सर्कल 4 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? हाफ. और हाफ को भी हाफ किया तो ये हो गया 1/4. दिस इज 1/4 रिवॉल्यूशन, दिस इज हाफ रिवॉल्यूशन. ओके, सो राइट एंगल इज 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. और एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इससे छोटा होता है, मतलब लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. तो ए, थर्ड का ए. ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? मोर देन अ हाफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब सॉरी नहीं, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब 1/4 और हाफ रिवॉल्यूशन के बीच में होगा ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, तो फोर्थ का ई. नाउ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होगा मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन बी. इसमें ये जो एफ है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये किसी का आंसर नहीं है. समझ में आया? फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का ई, फिफ्थ का बी. ये आपको आप याद रखना है. राइट एंगल मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन, स्ट्रेट एंगल मतलब हाफ रिवॉल्यूशन. ठीक है, और एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 1/4 ऑफ, क्योंकि वो 1/4 से छोटा होता है तो लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब बिटवीन 1/4 एंड हाफ, 1/4 और हाफ के बीच का रिवॉल्यूशन. इस तरीके से आपको ये याद करना है. तो आप नोटबुक पे कैसे लिखोगे? ये लिखोगे और उसके सामने उसका, जैसे यहाँ फर्स्ट का सी, तो फर्स्ट स्ट्रेट एंगल, आंसर इज हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन. राइट एंगल 1/4 of a revolution. Acute angle less than 1/4 of a revolution. Obtuse angle between 1/4 and half of a revolution. Reflex angle more than a half a revolution. इस तरीके से लिखोगे. ये सब ऐसे नहीं लिखना है, आपको सीधे उसका आंसर लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. Classify each one of the following angle as right, straight, acute, obtuse और reflex. अब फाइंड करना है कौन. देखो ये less than 90 डिग्री, इट मींस acute angle. आप इसका आंसर लिख दोगे acute angle as its measure is less than 90 degree. This is obtuse angle because its measure is more than 90 degree but less than 180 degree. It means this is obtuse angle. This is right angle. Its measure is 90 degree.
This is reflex angle. Why? Because its measure is more than 180 degree but less than 360 degree. क्योंकि देखो हाफ रिवॉल्यूशन 180, तो 180 प्लस 180 360 होता है कंप्लीट एंगल. तो ये रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 है. This is straight angle. Why? Because its measure is 180 degree. These are acute angles. Why? Because its measure is less than 90 degree. तो आपको ये फिगर बना के A, उसके सामने इसका आंसर, B, उसके सामने उसका आंसर, इस तरीके से लिखना है. समझ में आया कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? और यहाँ पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं, उनको देख के आंसर लिखने हैं. नेक्स्ट आता है मेजरिंग एंगल्स. अब एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं? उस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, वो आप दोनों क्वेश्चन कर लोगे. One complete turn मतलब rotation is divided into 360 equal parts. Each part is called a degree. A protractor is used to measure an angle. Angle को measure करने के लिए हम protractor का use करते हैं. किसका use करते हैं? Protractor का. The curved edge of a protractor is divided into 180 equal parts. Protractor आपने देखा है ना कैसा होता है? कैसा होता है? D shape का, है ना? Like this. है ना, ये प्रोटेक्टर होता है और बीचों बीच से लाइन होती है और यहाँ पे क्या होता है? बीचों बीच 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री. तो एक कंप्लीट टर्न, ये बोल रहे हैं कंप्लीट टर्न जो होता है वो छोटा छोटा जो है वो 360 पार्ट में डिवाइडेड होता है. डिवाइड करो 360 पार्ट में डिवाइडेड, और हर बीच का एक पार्ट जो होता है वो डिग्री होता है. तो प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर एन एंगल. The curved edge of a protector is divided into 180 equal parts. अब यहाँ जो कर्व पार्ट है प्रोटेक्टर का, आप देखोगे वो छोटा छोटा यहाँ से डिवाइडेड होता है ना, ऐसे ऐसे पूरा डिवाइडेड होता है, तो वो 180 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. और ईच पार्ट इंक्लूडिंग 180, और हर पार्ट जो होता है वो 180 डिग्री का इंडिकेट करता है. The marking are from 0 to 180 degree from right to left and right. आप देखो यहाँ से भी 0 to 180 लिखा होता है और यहाँ से भी 180 to 0 लिखा होता है, वाइस वर्सा मतलब उल्टा. तो लेकिन अगर आप जब एंगल का फेस इधर करके बना रहे हो तो आप यहाँ से देखोगे, और अगर एंगल का फेस इधर देख के बना रहे हो तो इधर का नंबर देखते हो. तो मोस्टली हम जो एंगल ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके से करते हैं. तो हमें जो है वो यहाँ का ही मेजर देखना होता है. सपोज यू वांट टू मेजर एन एंगल ए बी. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो कि एक एंगल है ए बी सी, इसको आप क्या करना चाह रहे हो? मेजर करना चाह रहे हो. तो कैसे करोगे? देखो ये प्रोटेक्टर है ना, अब आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ अंदर की साइड भी लिखा होता है और बाहर की साइड भी लिखा होता है. 2 साइड पे नंबर लिखे होते हैं. बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों, कौन सा नंबर हमें यूज करना है. तो जनरली हम जो अंदर वाले नंबर है ना वही यूज करते हैं, जब क्योंकि देखो प्रोटेक्टर हमने सीधा रखा, तो दिस इज 90 डिग्री. तो ये सारे क्या हो गए? उससे छोटे एंगल, एक्यूट एंगल. तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 89 तक जितने भी होंगे वो सब एक्यूट एंगल होंगे ना, 90 से छोटे होंगे. तो हमें अंदर के नंबर देखने हैं. जब हमारा एंगल का फेस इस साइड हो, इस साइड फेस करके हम बना रहे हैं, तब हम बाहर वाले नंबर देखते हैं. इसलिए हमें बाहर वाले नंबर देखने की जरूरत नहीं है. हम मोस्टली एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे ड्रॉ करते हैं इस साइड. तो हमें अंदर के नंबर देखने हैं, ठीक है. अब हमने क्या क्वेश्चन किया था कि ये एंगल दिया हुआ है हमें ए बी सी, एंगल ए बी सी दिया हुआ है, इसको हमें मेजर करना है. तो क्या करेंगे? वो एंगल के ऊपर हमने प्रोटेक्टर रखा, तो जो एंगल का वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स पर हम प्रोटेक्टर का जो डॉट होता है बीचों बीच, उसको एग्जैक्ट उसके ऊपर, अब प्रोटेक्टर की जो लाइन होती है स्लीपिंग लाइन, उसको हम रे के, एंगल की रे के ऊपर एग्जैक्ट रखते हैं बीचों बीच. फिर हम देखते हैं जो दूसरी रे है एंगल की वो कहाँ जा रही है. तो देखो 40 को क्रॉस कर रही है, 40 को टच करती हुई जा रही है. The measuring of, so place the protector so that the midpoint मतलब M, midpoint of the protector lies on the vertex B of the angle. यही मैंने आपको बताया, ये एंगल का जो वर्टेक्स है B, उसके एग्जैक्ट ऊपर आनी चाहिए प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट. नाउ एडजस्ट द प्रोटेक्टर सो दैट लाइन सेगमेंट BC is along the base line of the protector. अब जो ये BC रे है, लाइन सेगमेंट नहीं है, दिस इज रे, ये जो रे है BC वो एग्जैक्ट प्रोटेक्टर की लाइन के ऊपर आना चाहिए. There are 2 scales on a protector. Read the scale which has a 0 mark coinciding with the baseline, that is the ray BC. देखो मैंने बताया 2 मार्किंग है, तो हमको जो 0 पे रे पे 0 जो आ रहा है वहां से देखना है, मतलब अंदर वाली साइड से देखना है. The mark shown by BA on the curved edge gives the degree measure of the angle.
अब जो बी ए जहां से मार्क कर रहा है जिसको, वो हमारा मेजर हो जाएगा, राइट। ए बी सी इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपली एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल मेजर करते हैं। समझ में आया कैसे एंगल मेजर करते हैं? कोई भी एंगल दिया होगा, प्रोटेक्टर लोगे आप, प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है उसको एंगल के वर्टेक्स पे रखोगे, और प्रोटेक्टर की जो स्लीपिंग लाइन है उसको नीचे वाली जो रे होती है एग्जैक्ट उसके ऊपर रखोगे। तो दूसरी रे जहां से क्रॉस कर रही है जिस नंबर को, वो आप चेक करो, देखो 40 डिग्री, क्योंकि ये छोटा ही है, 90 डिग्री से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल होगा। सो एंगल मेजरिंग ऑफ एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री। इस तरीके से एंगल को मेजर करते हैं। समझ में आया? नाउ सी नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल? राइट एंगल का मेजर क्या होता है? तो सिंपल है, द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, एंड अ स्ट्रेट एंगल, मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो सिंपल हो गया। नाउ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का जो मेजर होता है वो लेस देन, कम होता है 90 डिग्री से। ट्रू, सही बात है ना? द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल का मेजर 180 से बड़ा होता है। यस, दिस इज ट्रू, है ना। 180 तो स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल उससे बड़ा होता है। यस, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट मतलब यहां से शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हो गया, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री। यस, ट्रू। व्हाई? देखो मैंने आपको बताया, ये सर्कल है ना, सर्कल का एकदम बीचों बीच स्ट्रेट एंगल होता है, मतलब दिस एंगल, मेजर ऑफ दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 0, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी 3, 360 कितना हो गया? 360 डिग्री, है ना। सो मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यहां से शुरू हुआ और वहां पूरा गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इट मींस ओनली बी इज फॉल्स एंड अदर 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। समझ में आया क्यों? बस ये समझ में आना चाहिए आपको, तो बहुत इजी है। Now write down the measure of some acute angle, some obtuse angle. ये तो आपको अपने मन से लिखने हैं। कुछ acute angles के measure लिख दो, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो आप। An obtuse angle means greater than 90 डिग्री, तो 100 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 125 डिग्री, कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हो। Give at least 2 example of each लिखा है ना, 2 examples आपको लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो ना। Now next question, measure the angles given below using the protector and write down the measure. अब यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो आपको प्रोटेक्टर यूज करके वो मेजर करना है और उनका लिखना है। देखो मैंने जो मेजर किया वो मेजरमेंट ये है, आप भी अपने हिसाब से प्रोटेक्टर रख के, मैंने बताया ना प्रोटेक्टर, अब जैसे ये है तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट इस वर्टेक्स पर रखोगे और प्रोटेक्टर की जो स्लीपिंग लाइन है वो इसके ऊपर आएगी, फिर आप देखोगे ये कहाँ मैच कर रहा है। तो दिस इज 45 डिग्री, this is 120 degree, this is 90 degree. So which type of angle is this? This is acute angle, this is obtuse angle, this is right angle because its measure is 90 degree. Now here are 3 angles, 1, 2 and 3. So this angle is 60 degree, this angle is, and 60 degree means acute angle, this angle is 130 degree, it means this is obtuse angle, and this is exact 90 degree, so this is right angle. समझ में आया? तो आप इसको, इसका मेजरमेंट इस तरीके से क्वेश्चन लिखोगे, फिगर ड्रॉ करोगे और आप प्रोटेक्टर से सीधे डायरेक्ट ड्रॉ कर देना 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड दिस, और आप इसको लिख दोगे नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर? बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। अब 2 एंगल यहाँ दिए हैं, आपको उनको मेजर करना है और उसके बाद बताना है किसका मेजर ज्यादा है। तो सिंपल, यहाँ प्रोटेक्टर रखा तो ये आया 40 डिग्री, इसको मेजर किया, दिस इज 68 डिग्री, तो विच वन इज बिगर? एंगल बी हैज द ग्रेटर मेजर देन एंगल ए। एंगल बी के का जो है वो ज्यादा मेजर है एंगल ए से, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, from these 2 angle which has larger measure, estimate and then confirm by measuring them.
सिंपल, ये भी वैसे ही है, ये दो एंगल दिए हैं, उनको मेजर करो और बताओ किसका मेजर ज्यादा है। तो इसको मेजर किया तो दिस इज 45 डिग्री, इसको मेजर किया दिस इज 55 डिग्री, देयरफॉर द एंगल शोन इन सेकंड फिगर इज ग्रेटर, है ना, ये आपको कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं इसमें से एक दो दो। An angle whose measure is less than that of a right angle is acute angle। वो एंगल का मेजर जिसका कि मेजर राइट एंगल से कम होता है। Which type of angle is this? Acute angle। An angle whose measure is greater than that of a right angle, वो एंगल जिसका मेजर राइट एंगल से ज्यादा होता है, these are obtuse angle, है ना। आप क्या लिखोगे, सिर्फ obtuse है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। obtuse angle, an angle whose measure is the sum of the measure of two right angle, वो एंगल जिसका सम दो राइट एंगल के मेजर का होता है, सम होता है, मतलब 90 + 90 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। Which type of angle is this? This is straight angle। When the sum of the measure of two angles is that of a right angle, then each one of them is, अगर दो एंगल का सम राइट एंगल है तो विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, एक्यूट एंगल। मतलब अगर कोई भी दो एंगल हैं, उन दोनों एंगल को मैं प्लस करके बनाऊं तो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, तो किस वो हर में उन दोनों में से जो दोनों एंगल है वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे ना, क्योंकि एक्यूट एंगल का ही मेजर 90 डिग्री से छोटा होता है। When the sum of measure of two angle is that of right angle, then each one of them is acute angle। When the sum of the measure of two angles is that of a straight angle, and if one of them is acute, then other should be। अब देखो दो एंगल का सम ये बोल रहे हैं स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, दो एंगल है, उन दोनों एंगल का हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सी ये बोल रहे हैं दो एंगल है कोई भी, एक एंगल ये है कोई भी और एक एंगल ये है, उनका जो सम है, उन दोनों के मेजर को मैंने सम किया प्लस किया तो मेरा आ रहा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं कि अगर उसमें एक एंगल एक्यूट है, एक एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अब उसमें से अगर एक एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 राइट एंगल से छोटा, तो दूसरा एंगल कैसा होगा, तो देखो दूसरा एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज। मिल गया आंसर, मिल गया ना। सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, कि दो एंगल का जो मेजर है वो 180 है, कोई भी दो एंगल है उनको मैंने उनका मेजर प्लस किया तो 180 डिग्री होता है। अगर ये बोल रहे हो उसमें से एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो स्ट्रेट एंगल आप बना के देखो, ऐसा होता है सीधे लाइन। अभी बोल रहे हैं एक एंगल एक्यूट है मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो दूसरा क्या हो गया, ऑटोमेटिक ऑब्ट्यूज। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे थे, टू एंगल का सम 90 डिग्री है, कोई भी दो एंगल है, ये दो एंगल है, उनको प्लस किया तो उनका जो सम आता है वो 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब लाइक दिस, तो उसके जो दोनों सम होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट ही होंगे, ये भी एक्यूट होगा ये भी एक्यूट होगा, चाहे ऐसे बनाओ तो भी ये एक्यूट होगा ये भी एक्यूट होगा, मतलब वो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता, दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया, डी और ई इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज find the measure of the angle shown in the each figure। First estimate with your eyes and then find the actual measure with the protector। अब यहाँ पे आपको कुछ फिगर दी हुई है, तो ये बोल रहे हैं पहले अपनी आंखों से देख के बोलो कि कितना लगता है, ये मुझे कुछ 40 to 45 के बीच में लग रहा है, फिर उसको प्रोटेक्टर से मेजर करो तो वो आया 40 डिग्री। हाँ, और दूसरी ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये मुझे कुछ 120 125 लग रहा है, तो एक्चुअल मेजर आया उसका 130 डिग्री। इसको मेरे को लगा ये 70 डिग्री जैसा है, मेजर किया तो 65। मतलब अपनी आंखों से पहले देखो और एक वो लगाओ, अनुमान लगाओ, एस्टिमेट करो कि क्या हो सकता है इसका मेजर, फिर प्रोटेक्टर से मेजर करके उनके मेजर लिखने। ये नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ओके, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है नोटबुक में। लास्ट वन इज 135 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, find the angle measure between the hands of a clock in the each figure। अब यहाँ पे तीन क्लॉक दी हुई है और उसका टाइम बताया हुआ है उसमें, तो उसमें कौन सा एंगल बन रहा है वो बताना है। 9 o'clock, दिस इज 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। 1 PM इट मीन्स 30 डिग्री। देखो क्योंकि ये 90 डिग्री है
तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, 30 to 30 60, 60 to 30 90। तो एक दो नंबर के बीच का जो एंगल होता है क्लॉक में वो 30 डिग्री होता है, तभी तो 30 + 30 60, 60 + 30 90 होता है ना। तो ये हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस? दिस इज एक्यूट एंगल। नाउ दिस इज 180 डिग्री, इट मीन्स दिस इज स्ट्रेट एंगल। तो इसमें नाम तो नहीं पूछा है, खाली फाइंड द एंगल्स मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन द ईच फिगर, हमें खाली मेजर बताना है। So this is 90 degree, this is 30 degree, this is 180 degree. Now question number 10. In the given figure, the angle measures 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle become larger? Does the size of the angle change? अब यहाँ पे आपने दिया हुआ है फिगर, उसमें दिया है 90। अब उस आपको इस फिगर को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो क्या उसका एंगल चेंज हो जाएगा? नहीं, द मेजर ऑफ दिस एंगल विल नॉट चेंज। एंगल तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि वी ऑब्जर्व दैट फिगर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास होल फिगर अपीयर्स बिग इन साइज। हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जब किसी भी फिगर को देखते हैं तो हमें वो बड़ी बड़ी दिखती है ना, बट द मेजर ऑफ एंगल रिमेन्स द सेम। लेकिन जो उसके एंगल होगा वो तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी बड़ा हो जाएगा। फिगर बड़ी हो जा रही है, उसके साथ एंगल भी तो उतना वही रहेगा, उसका साइज में कोई चेंज नहीं रहता है, ठीक है। तो द मेजर ऑफ दिस एंगल विल नॉट चेंज। नाउ मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, वो फिगर आपको बनानी है नोटबुक में और लिखना है नाम। तो इसमें नाम लिखना है और ये बताना है, मेजर लिखना है उसका और टाइप लिखना है। जैसे एंगल AOB, उसका आप प्रोटेक्टर रख के मेजर करोगे तो 40 डिग्री आएगा, और कौन सा टाइप हुआ वो? लेस देन 90 डिग्री, इट मींस दिस इज एक्यूट। नाउ AOC को मेजर किया तो दिस इज 125 डिग्री, and which type of angle is this? This is obtuse. Now angle BOC, this is 85 degree. 85 degree मतलब acute angle. Now DOC, this is मेजर करने पर 90 लग रहा है, लेकिन मेजर करने पर 95 डिग्री आएगा। आप देखना, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, इट मींस which type of angle is this? This is obtuse angle. DOA, तो ये हो जाएगा 140। देखो मतलब DOA ये नहीं, एंगल DOA दिस, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया ना, उसका मेजर आया 140 डिग्री। अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ तो बीच में कैसे जाएगा एंगल? तो ये है, ये DOA, दिस इज ऐसे मेजर किया तो 140 डिग्री, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। एंड DOB मतलब ये, दिस इज स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो कितने एंगल हो इसमें? 6। वन इज, देखो दिस इज 1 AOB, सेकेंड AOC, थर्ड BOC, then fourth DOC, then fifth DOA, and then sixth DOB। ये तो 6 एंगल्स हो गए। उनका मेजर करके आप क्या करोगे? उसका मेजर करके लिखोगे और उसका टाइप, विच टाइप ऑफ दिस इज, वो लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस आता है। तो ये एंगल समझ में आया आपको? हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा? एंगल्स 5 टाइप्स के एंगल हमने पढ़े, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, सॉरी स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स। वो आपको मालूम है कि 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, है ना, एंड greater than right angle and smaller than straight angle is called obtuse angle. An angle greater than straight angle but less than complete angle is called reflex angle, and the angle whose measure is 180 degree या sum of two right angle is called straight angle. फिर हमने एक्सरसाइज सॉल्व की, फिर हमने मेजरिंग एंगल, एंगल को कैसे मेजर करते हैं। कोई अगर एंगल दिया हो तो उसके ऊपर इस तरीके से प्रोटेक्टर रख के उसके मिड पॉइंट को उसके वर्टेक्स पर रख के फिर मेजर कर लेते हैं कि उसका क्या एंगल है। फिर हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व की उसके बेसिस पर। अब आता है परपेंडिकुलर लाइन। When the angle between two intersecting line is a right angle, मतलब एक लाइन अगर जैसे AB है और एक लाइन DC है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, it means we can say these lines are perpendicular to each other। मतलब when the angle between two intersect, जो अब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो और कट करने पर राइट एंगल बना रही हो,
तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्ड से ही आपको देखो, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपका, इसके बेसिस पर जब बड़ी क्लास में जाते हो ना आप, तो क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि वैन भी जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। When the angle between two intersecting line is a right angle, then the two lines are said to be perpendicular to each other. Line AB is perpendicular to line CD. ये line AB जो है वो CD की परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समझ में आया? परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्ट करने पर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो these lines are called perpendicular to each other. Perpendicular bisector. Suppose AB is the given line. अब आपको एक लाइन दी हुई है, लाइन सेगमेंट दी हुई है। Suppose AB is the given line segment. लाइन सेगमेंट मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है? सो AB is the given line segment and M is the mid point of AB. और जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब एकदम बीचों बीच है। If line L is perpendicular to AB, line segment AB through the point M, then line L is perpendicular to AB and also it bisects the segment AB. मतलब perpendicular bisector मतलब कि कोई लाइन सेगमेंट आपको दी हो और उसको कोई एक लाइन उसके बीचों बीच से एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए कट करे, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब समझ में आया कि कोई लाइन सेगमेंट दिया हो और उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो और कोई दूसरी लाइन उस मिड पॉइंट से होते हुए उस लाइन सेगमेंट को कट करे, परपेंडिकुलर कट करे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कट करे। इसका मतलब वो लाइन जो हो गई वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्ट कर दिया उसने, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इज कॉल्ड this line is called perpendicular bisector of line segment AB. तो समझ में आया? यहाँ पे देखो, पहले हमें ये बताया है कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर मतलब कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है। अब ये बोले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। अगर सपोज एक लाइन सेगमेंट है AB और उसका मिड पॉइंट है M, और एक लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर टू AB थ्रू द पॉइंट M से होती हुई एक परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो कट करती है, तो ये जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर टू AB एंड ऑल्सो इट बाइसेक्ट, और वो क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट AB को। इट मींस दिस लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB। समझ में आया? अब एक्सरसाइज, which of the following are model for perpendicular lines? The adjacent edge of a table top. अब देखो टेबल का जो ऊपर का टॉप होता है ना, वो कैसा होता है? देखो टेबल का जो टॉप होता है वैसे रेक्टेंगल टाइप का होता है ना, होता है कि नहीं? तो ये बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस का है, अगर मैं इसको वो कर दूं, इंक्रीज कर दूं इधर से और इसको इंक्रीज कर दूं इधर से, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ना, एक दूसरे को कट कर रही है नहीं कर रही है। तो एडजेसेंट एज, एडजेसेंट मतलब जो लग के लाइन, जैसे ये और ये, और इसको मैं यहाँ से बढ़ा दूं और इसको यहाँ से बढ़ा दूं तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको बढ़ा दूं और इसको, तो एडजेसेंट मतलब लग के जो दो साइड्स होती है, तो टेबल टॉप की जो दो साइड्स हैं, दो किनारे हैं, अगर वो बढ़ा दिए जाए, इंक्रीज कर दो, एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं, होते हैं परपेंडिकुलर। देखो ये लाइन ये और ये, यहाँ से कर दो इसको ऐसे, इसको कर दो इसको ऐसे। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर, इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल है? तो फर्स्ट इज है द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल है, मतलब ये तो यस हो गया कि हाँ ये तो क्या है, परपेंडिकुलर होती है टेबल टॉप। लेकिन लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक होती है नो, व्हाई? बिकॉज दे आर रेलवे लाइन ऐसे और ऐसे होती है, तो मिलती ही नहीं आपस में, है ना? तो दीज आर पैरेलल लाइंस, ये परपेंडिकुलर नहीं होती है, पैरेलल लाइन। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर L, लेटर L, अब देखो L कैसा होता है, ऐसा, है ना? तो इसको अगर
इंक्रीज कर दूं और इसको इंक्रीज कर दूं तो परपेंडिकुलर हो रहे हैं एक दूसरे के? यस, द लाइन सेगमेंट forming the letter L is a model for perpendicular lines. The sides of letter V, a V, तो ये तो L वाला हो गया, yes, and letter V, V देखो V तो ऐसा है, अब V को अगर मैं बढ़ाऊं ऐसे और इसको बढ़ाऊं ऐसे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रही है? नहीं, 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है ना, एक्शन 90 डिग्री बन, जैसे इसका टेबल टॉप को सीधा ये है और ये सीधा ये है तो ये 90 डिग्री बन रहा है, पर ये 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, इसलिए द साइड्स ऑफ लेटर वी आर इंक्लाइंड एट सम एक्यूट एंगल ऑन ईच अदर, एक्यूट एंगल बन रहा है, इसलिए ये जो है वो नहीं है। तो A and C are the models for perpendicular lines. कौन सा? Adjacent edge of a table top, a line segment forming the letter L. ये जो है वो perpendicular lines के मॉडल हैं, ये रेलवे ट्रैक और लेटर B ये नहीं है। समझ में आया? तो आपको ये नोटबुक में लिखना है, एक्सरसाइज जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखना है ना, समझ के लिखना है, समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Let PQ be the perpendicular to the line segment XY. So let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? अब ये बोल रहे हैं कि PQ एक लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट मतलब देखो इसमें एरो नहीं है, मतलब लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो PQ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट XY, ये XY है, ये भी लाइन सेगमेंट है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री समझ लेना, जैसे परपेंडिकुलर लाइन आए मतलब वो एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री पर कट कर रही है, तो PQ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर द लाइन सेगमेंट XY। तो लेट PQ, दिस PQ and XY intersect in the point A. तो what the measure of angle PAY? परपेंडिकुलर कर रही है, इसका मतलब कैसा होगा मेजर इसका? चारों का 90 डिग्री होगा। तो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट द मेजर ऑफ एंगल PAY इज 90 डिग्री, क्योंकि PQ is perpendicular to the line XY, तो they intersect each other at the right angle at point A. तो measure of angle PAY is 90 डिग्री। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो लाइन सेगमेंट PQ जो है वो लाइन सेगमेंट XY को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर, परपेंडिकुलर जा रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। अब आप देखना आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दो ट्राइंगल जैसे होते, उन्हें हम बोलते हैं सेट स्क्वायर्स। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म एट देयर कॉर्नर्स? डू दे हैव एनी एंगल्स मेजर दैट इज कॉमन? अब आप उनके मेजर देखना, उनके जो जैसे ट्राइंगल जैसे होते हैं दो टाइप के आपके कंपास बॉक्स के अंदर, तो उनके मेजर होते हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और एक का मेजर होता है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। दोनों में कॉमन एक एंगल होता है, वो होता है कौन सा? 90 डिग्री, ठीक है। ये आप देखोगे ना आपको तो ज्यादा क्लियर होगा। आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स अगर आपके पास है तो उसमें देखना दो स्क्वायर शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप नहीं सॉरी ट्राइंगल शेप के दो, उन्हें हम बोलते हैं सेट स्क्वायर्स। तो उनके जो तीनों कॉर्नर पे जो एंगल्स होते हैं, एक में होते हैं 90 डिग्री, 45, 45 जो एकदम एक जैसा होता है, एक थोड़ा बड़ा जैसा होता है उसका होता है 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसमें जो कॉमन एंगल होता है मेजर वो होता है 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। अब ये लाइन L है और ये लाइन M है। कैसी है लाइन L? लाइन M पर परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन 1, CE मतलब दिस CE इज इक्वल टू EG। क्या CE CG के इक्वल है? यस। वाई? देखो क्योंकि ये दोनों में 2 यूनिट्स है, CE के CD और DE, और ऐसी EF और FG। यहाँ से मतलब जो लाइन M से C तक 2 यूनिट है और लाइन M से G तक 2 यूनिट है, तो यस दे आर इक्वल। तो CE इज इक्वल टू CG क्योंकि उनमें 2 यूनिट्स है। सेकेंड, डस PE बाइसेक्ट CG? क्या ये PE जो है वो CG को बाइसेक्ट कर रही है? यस कर रही है ना, क्योंकि देखो CE इज इक्वल टू EG, ये दोनों इक्वल है। यहाँ से CE हमने भी ऊपर ही इक्वल किया, दोनों में 2 यूनिट है, 1 2 1 2,
तो सी से लेके जी तक दोनों में 2-2 यूनिट है और ये बीचों बीच है, तो मतलब ये बाइसेक्ट बाइसेक्ट मतलब इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, तो सी जी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, तो यस ये पीई जो है वो बाइसेक्ट कर रही है सी जी को। ठीक है, दूसरा आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ऐसी 2 लाइन सेगमेंट और बताओ जिसको ये जो ये है पीई लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। एक तो हमने सीजी बता दी, अब दूसरी कौन सी हो सकती है, देखो एक तो होती है डी एफ, क्योंकि देखो डी से ई तक 1 यूनिट और ई से एफ तक 1 यूनिट, और दूसरी हो जाएगी बी से लेके एच तक, क्यों, क्योंकि बी से लेके ई तक 3 यूनिट 1 2 3 और ई से लेके एच तक 3 यूनिट 1 2 3। तो 2 लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया, एक तो हो गया डी एफ और दूसरा हो गया बी एच। दिस इज द आंसर। नाउ फोर्थ, आर दीज ट्रू, क्या ये सही है। AC, AC मतलब दिस, AC is greater than FG। हाँ, क्योंकि A से C तक तो 2 यूनिट है और F और G में 1 ही यूनिट है, तो दिस इज ट्रू, क्योंकि AC is greater than FG as length of AC and FG are 2 units and 1 unit respectively, तो AC is greater than FG। Second, CD मतलब this CD is equal to GH। हाँ, बिकॉज बोथ हैव 1 यूनिट, सी से डी तक 1 यूनिट है और जी से एच तक 1 यूनिट है, तो सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी जो है वो जी एच के इक्वल है। नाउ बी सी इज लेस देन ई एच, वेयर इज बी सी, दिस बी सी इज लेस देन ई एच, ई एच यस ट्रू, क्योंकि ई एच के बीच में तो 3 यूनिट है 1 2 3 और बी सी में तो 1 ही यूनिट है, यस द लेंथ ऑफ बी सी एंड ई एच आर 1 यूनिट एंड 3 यूनिट रेस्पेक्टिवली, मतलब बी सी रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, जो पहले दिया है वो उस ये पहले का आंसर है, ये दूसरा जो है वो दूसरे का आंसर है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बीसी में 1 यूनिट है, ईएच में 3 यूनिट है, इसलिए दिस बीसी इज लेस देन, बीसी छोटा है ईएच से, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट। सो इतना ही मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज हो गई हमारी इसमें। एक्सरसाइज 5.3 में 2 क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग एंड दूसरा एंगल्स मेजर करने थे, देन मेजरिंग एंगल्स, एंगल कैसे मेजर करने उसमें हमने 5.4 किया, एंड परपेंडिकुलर लाइन में एक्सरसाइज 5.5 किया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके बाद 12 बजे के बाद मैं आपको दूसरा एक वीडियो भेजूंगी जिसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर होगा, वो आपको देखना है। नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज लिखनी है। बहुत से बच्चे मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैम वो जो आपने लिखा है वो भी लिखना है, वो सब आपको नहीं लिखना है। राइट डाउन योर टुडेज डेट एंड चैप्टर नंबर एंड एक्सरसाइज नंबर, और आपको ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कर देनी है। ओके, सो अभी दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, बाय एंड टेक केयर।